हेलो प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से जुटे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उच्चारण स्थान लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है और उच्चारण स्थान बहुत ही जो है सो आपके टॉपिक में इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 जो हिंदी का फर्स्ट पेपर होगा वो 75 नंबर के हैं। तो उन 75 नंबर में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक से दो क्वेश्चन आपका उच्चारण स्थान से भी होगा। तो आइए हम उच्चारण स्थान में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स और साथ में कुछ समझाने की प्रक्रिया की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला है उच्चारण स्थान और आधार का वर्गीकरण, ये क्या है? तो यहाँ पर हमने पाणिनि जी का अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण से 10 सूत्र लिए हैं। जिसको यह 10 सूत्र याद हैं, इसमें भी पूरा याद नहीं करना है, आधे आधे वर्ड्स याद करने हैं, उसका एक भी उच्चारण स्थान गलत नहीं हो सकता है। और यह गारंटी है कि अगर जिन्होंने भी इसको समझ लिया है वह कभी भी भविष्य में उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे पहली बात जो है, वर्ड लिखा हुआ है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यहाँ पर कंठः से मतलब है कि ये कंठ उच्चारण स्थान है। किसका? तो ये कह रहा है अकुह विसर्ज। अकुह का अभिप्राय है यहाँ पर अकुह का मतलब होता है कवर्ग और विसर्ज का मतलब है विसर्ग। ठीक है। और अगला अक्षर है ह। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो मेरे को आशा है कि आप समझ में जो है सो आ गए होंगे। लेकिन इसी को हमने क्या किया है, आगे एक्सप्लेन भी किया है। तो पहले हम इसको देख ही लेते हैं कि ये है क्या। देखिए दूसरा है इचू यशानाम तालु। ई चू य, बस इतना ध्यान रखना है। ऋटूर शानाम मूर्धा, री ध्यान रखना है, टू र और ये मूर्धन्य श। अब इनको मूर्धन्य श क्यों कहते हैं मैं आपको ये भी समझाऊंगा। इसके बाद देखते हैं री तू ल। नंबर 4, यहाँ पर देखिए री है, तू है, ल है और स है, उसका होता है दंत। पांचवा है उपूप, बस ध्यान रखना है उ पू और प, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला यम गणना नाम नासिका। यहाँ पर छठे नंबर पे देखिए य म ग ण और न, ये 4 5 जो है वो आपके हर एक वर्गों के अंतिम अक्षर हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे नंबर 7 पे। 7 नंबर का चीज, 7th नंबर का चीज कह रहा है ए दैतोह कंठ तालु। तो यहाँ पर ए और ऐ 7th नंबर पे ध्यान रखना है, ए और ऐ, बस ये 2 अक्षर। 8वां है ओ दौतोह। तो यहाँ का इसका अभिप्राय है सिर्फ ओ ध्यान रखना है और औ ध्यान रखना है, ये 2 अक्षर ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखते हैं 9वां क्या दे रखा है, वकारस्य, अर्थात वो सिर्फ ध्यान रखना है। और लास्ट 10वां है नासिका अनुस्वारस्य, यहाँ पर अनुस्वार ध्यान रखना है, जिसको हम लोग अंग बोल देते हैं, अ के ऊपर बिंदु, इसको ध्यान रखना है। तो आइए इसी को हम एक्सप्लेन करके आगे समझते हैं। और मेरी ये गारंटी है कि अगर ये 10 फॉर्मूला हमने कर लिया तो उच्चारण स्थान से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसको करने के बाद मैं एक 25 या 30 क्वेश्चन का एक सेट लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट, जिसमें हर एक वर्ड को, हर एक अक्षरों को मैं कवर करूंगा। और यह मैं गारंटी देता हूं कि एक भी आपका उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आइए इन उच्चारण स्थानों को हम निम्नलिखित सूत्रों के माध्यम से एक्सप्लेन करके समझते हैं। पहला है कंठ, जिसका हमने फॉर्मूला बताया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए क्या है, अर्थात अकुह, यहाँ पर हमने बोला था आपको कि 3 ही अक्षर लेना है, अ कु और ह, है ना, पहला 3। अब इस 3 में देखते हैं कि क्या है। जो इसमें लिखा हुआ है कि अकुह, अ का मतलब है 2 अक्षर, अ
या फिर आ। ओके। कु का मतलब है कवर्ग। यहाँ पर देखिए कवर्ग लिखा हुआ है। कवर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ और अंग। सिर्फ हमने क्या लिखा, क वर्ग लिख दिया। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ पूरे पांचों अक्षर आपके आ जाएंगे। तो ये पांचों अक्षर यहाँ पे बताया भी है। अ कवर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग। हकार, अकुह में देखिए ह लिखा हुआ है, ये है ना, तो हकार। उसके बाद है विसर्जनी। विसर्ज का मतलब होता है विसर्ग, ठीक है ना, ये विसर्ग और ह। इन अक्षरों का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ। समझ में आया? चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। अकुह, अ का मतलब है अ या आ। कुह, कु का मतलब है कवर्ग। कु का मतलब है कवर्ग। और विसर्ज, विसर्ज का मतलब है विसर्ग। और ह, कु के बाद देखिए ह लिखा हुआ है तो हकार। इन अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान रखना है तालु, इचू यशानाम तालु, ई चू य, ये चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए पहला श लिया है, ई चू य और श, ये देखिए ये लेंगे अक्षर। ठीक है, तो ई का मतलब है छोटी ई या बड़ी ई। चू का मतलब है चवर्ग, च छ ज झ या। और देखिए ई चू के बाद क्या लिखा हुआ है, य लिखा हुआ है। और ये शलगम वाला श लिखा हुआ है, जिसको हम लोग तालव्य स कहते हैं। और इसको हम तालव्य स क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तालु, इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, तालव्य श। ठीक है, तो तालव्य श का उच्चारण स्थान हमने क्या क्या किया, छोटी ई या बड़ी ई। तो ई चू, चू अक्षर है यहाँ पर देखिए, तो चू अक्षर का मतलब हो गया चवर्ग, च छ ज झ य, पांच अक्षर हो गए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है य का मतलब है यकार, सिंपल य। और श का मतलब है तालव्य श। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। अब हम अगले तीसरे पे चलते हैं, मूर्धा। अब हमारे मुख में तालु के जस्ट जो है सो जो आगे का भाग है उसको कहते हैं हम मूर्धा। अब मूर्धा में देखिए क्या कहते हैं, ऋतु र श, ये देखिए यहाँ पर भी चार अक्षर लेना है। ठीक है, री टू र और श। तो री का मतलब है री अक्षर, ठीक है, और टू का री अक्षर। और यहाँ पर देखिए टू, टू का मतलब है टवर्ग। रेफ एक सिंपल है र, ठीक है ना, र। और अब पेट कटा श, इसको कहते हैं हम लोग मूर्धन्य श। इसको मूर्धन्य श क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण आपका मूर्धा से होता है। ठीक है, तो री टू का मतलब है रीकार, टू का मतलब है टवर्ग, रेफ का मतलब है र, और श का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ठीक है, अब ठीक इसी तरह हम अगले पे चलते हैं, जिसका उच्चारण स्थान दंत होता है। उसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, आइए देखते हैं। नंबर चौथा, दंत के लिए इन्होंने क्या कहा, ऋतुल सा नाम दंताः, मतलब ऋतुल स। ठीक है, ऊपर था ऋतुर स, फिर हुआ इचूय श, फिर हुआ ऋतुल स। देखिए सब लाइन से ही है, कितना साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से इस व्याकरण को हमारे संस्कृत के आचार्यों ने रखा है। और बहुत ही अच्छे से पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसके ऊपर चर्चा किया है। तो इसको हिंदी में साधारण तरीके से कैसे समझ रहे हैं, अब देखिए लिर्तुला स क्या है, लृ, लृ का मतलब है लृकार। हमने देखा होगा कि लृ अक्षर बहुत जगह आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं तवर्ग। तवर्ग ऋतु है तो तू का मतलब हो गया तवर्ग। तो तवर्ग का मतलब है त, थ, द, ध, न, ये पांच अक्षर। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा लकार। इसके बाद ल, री और ल दोनों ही हैं, ध्यान रखिएगा आप, री भी है और ल भी है। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है आपका दंत। तो हमने क्या किया, री कर लिया, तवर्ग कर लिया, ल कर लिया। अब यहां पर देखिए दंती स, ये स है, ठीक है ना। तो इसको दंती स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण हम दंत से करते हैं, इसका उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इसको हमने
ऋतु ल स दंता, री तवर्ग ल और स का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से अब इसमें हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। नंबर 5, 5 क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ कहते हैं हम ओठ को। ठीक है, लिप्स। अब ये देखिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपूप वर्ड लिया है, हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया उपूप। अब इस उपूप में इन्होंने क्या किया, एक तो उपूप का मतलब हो गया ऊ, तो ऊ जब मैं कहता हूं तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ही आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या अक्षर है? इसके बाद अक्षर है पू। प, पू का मतलब है प वर्ग। ठीक है, तो प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये पांचों अक्षर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि उपूप, उ, पू का मतलब पवर्ग, और उपधमानीय वर्ण जो है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो आपको उपधमानीय वर्ण के ऊपर इतना डीप में नहीं जाना है, सिंपल ये ध्यान रखना है कि उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, आप बोल करके भी देख सकते हैं, प बोल के देखिए दोनों लिप्स आपस में क्या है? टकरा रहे हैं। ऊ बोल करके देखिए तो बिना लिप्स को संकुचित किए आप ऊ नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान नासिका ओष्ठ है। अब आइए नंबर 6 की ओर चलते हैं, नासिका। अब इनका फॉर्मूला क्या बोला इसने कि नासिका का क्या होता है? यम गणना नाम नासिका च। इसका मतलब ये हुआ कि हम नासिका का मतलब तो हो गया कि नासिका उच्चारण स्थान होता है। किसका उच्चारण स्थान होता है? तो इन्होंने कहा कि यम गणना नाम, अर्थात हर एक, ध्यान अगर आप देंगे तो अगर चवर्ग पढ़ेंगे तो चछा जझा या आता है। ठीक है, अगर टवर्ग पढ़ेंगे तो अड़ा आता है, अगर तवर्ग पढ़ेंगे तो न आता है, पवर्ग पढ़ेंगे तो म आता है। तो हर एक वर्गों का पांचवा अक्षर जो होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका। नासिका का मतलब है नाक से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, हर एक अक्षरों के पांचवें, हर एक वर्गों के पांचवें अक्षर को हम नासिका उच्चारण स्थान के रूप में इंगित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यकार य, मकार म, गकार अंग, णकार ण, नकार न। अब ये देखिए हर एक वर्गों का ये पांचवा अक्षर है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। ठीक है, एक चीज इसमें और ये बताया है कि इसमें प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर ही होता है। ठीक है, जिसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि ये पांचों अक्षर का आपने अंतिम वर्ण जो है वो बोला कि आप नासिका होगा, तो फिर ये वर्गों में भी आ रहे हैं। जैसे कवर्ग अगर हम बोलेंगे तो कवर्ग में भी ये अंग आ रहा है, तो क्या उसका क का आपने बोला था कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ होता है, तो क्या अंग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा? तो बिल्कुल आपका जो यहाँ पर क्यूरी है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। जो पांचवा अक्षर है, हर एक वर्गों का पांचवा अक्षर, जैसे कि म है, तो इस म का दो उच्चारण स्थान होता है। पहला तो होता है नाक, ठीक है, और दूसरा जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? वो अपने वर्ग का जिस वर्ग में आता है। तो सपोज म है तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी होगा और म का उच्चारण स्थान नासिका भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यह बता सकते हैं कि उपूप पद्मानी नाम ओष्ठो, अर्थात म का ओष्ठ भी होता है और म का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका भी होता है, क्योंकि ये पांचवा अक्षर है। और आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि बिना नासिका का प्रयोग के आप म, य, अंग, ण और न नहीं बोल पा रहे हैं। अब देखिए नोट में मैंने क्या आपको थोड़ा सा इंडिकेशन करने की कोशिश की है। नोट कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के दो उच्चारण स्थान होते हैं। देखिए सेम वही चीज आ गया, अर्थात यह वर्ण अपने मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चरित होते हैं। यदि हमें इन्हें दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो नासिका का चुनाव सही माना जाएगा। समझ में आया? मान लीजिए कि आपका उसने दे दिया कि आप न का उच्चारण स्थान बताइए, तो सबसे पहली बात है प्रश्न करने वाला कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो दंत देगा,
क्योंकि तवर्ग में न आता है, या फिर नासिका देगा। और अगर क्वेश्चन बना सकते हैं तो हो सकते हैं दंत, नासिका, दोनों ऑप्शन दे, और बी ऑप्शन में दे ओष्ठ और मूर्धा। तो आप आराम से पहचान जाएंगे कि नासिका और दंत इसका उच्चारण स्थान है। और मैं ऐसा प्रश्न आपको लेकर के भी आऊँगा प्रैक्टिस सेट में, जिससे आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएँ और समझ पाएँ। आइए प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंठ तालु का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। अब देखिए, हमने आपको संस्कृत के क्या बताए थे सूत्र, फॉर्मूला, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो का मतलब है, हमने बोला ए और ऐ, ठीक है। ये दो ही अक्षर हैं जिसके उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अलग अलग करके भी बताया, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। बस ये ध्यान रखना है कि दो अक्षर कौन से हैं, ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ तालु। ठीक उसी तरीके से जो 8वां यदि तो कंठ तालु के बाद ओ दौतोह कंठोस्थम ऐसा लिखा हुआ है, तो ओ दौतो का मतलब है दो ही अक्षर है, एक तो है ओ और एक अक्षर है औ। इन दोनों अक्षरों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठोष्ठ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं हिंदी में बेसिकली अच्छे से कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। और क्वेश्चन जो बनते हैं पेपरों में वो यहीं से बनते हैं। सिंपल आपको ऐसा नहीं पूछ लेगा कि आप हमें प का उच्चारण स्थान बताइए, नहीं, आपको क्वेश्चन आएगा कि ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, या फिर मैं पूछ दूंगा कि न का उच्चारण स्थान क्या होता है, या फिर मैं पूछ दूंगा र का उच्चारण स्थान क्या होता है ना। तो ये थोड़े थोड़े से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही एरिया है, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हो सकता है मैं पूछ दूं या पेपर में पूछते कि व का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है। तो अब देखते हैं व का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब आते हैं 9वें की तरफ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ दंतोष्ठ, तो हमने लिखा वकारस्य दंतोष्ठम। इसका मतलब ये है, वकारस्य का मतलब है व, इसमें एक ही अक्षर है, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी आपको टिक करके भी बताया है कि दंतोष्ठ किसका उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। तो सिंपल सा ध्यान में रखना है कि व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। क्लियर हो गया। और एक जस्ट इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, 10वां नंबर का जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाया है कि जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, मतलब जिह्वा मूलीय जो अक्षर होता है उसका क्या होता है, उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर बोलते हैं, लेकिन उच्चारण स्थान में ये वर्ड है, इसलिए मैं आपको ये इसको भी समझाना उचित समझा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुस्वार, हमने पढ़ा है ना अनुस्वार, विसर्ग, ये भी हमने आपको बता दिया कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक उसी तरीके से उच्चारण स्थान अंग का क्या होगा, अंग का मतलब है अनुस्वार। अनुस्वार हम कैसे लिखते हैं, अ लिख देते हैं और उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं, तो इसको हो गया अंग, इसका मतलब ये है अनुस्वार, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो आपका नासिका होता है। इस तरीके से हमने लगभग सारे अक्षर ऑलमोस्ट हमने देख लिए हैं। आइए चार्ट के माध्यम से अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका उत्तर कहाँ पे क्या हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हमने बोला ऊपर स्थान, फिर स्वर है, ये क्या है, व्यंजन है, क्या है, मतलब वो कौन से अक्षर हैं, स्वर हैं या व्यंजन है, अंतस्थ है या ऊष्म है। तो अंतस्थ और ऊष्म मेरे हिसाब से आप लोग वर्णमाला जब पढ़े होंगे तब पता हो गया होगा कि अंतस्थ में क्या क्या 4 अक्षर आते हैं, ठीक है, और ऊष्म में भी 4 अक्षर आते हैं। तो ये हम देखते हैं व्यंजन में कितने अक्षर आते हैं, स्वर में कितने अक्षर आते हैं, ये सब आप वर्णमाला पाठ के अंतर्गत पढ़ लिए होंगे, इसीलिए मैंने जो है उसको नहीं लिया। तो डायरेक्ट मैं समझाना ये चाहता हूँ कि देख लीजिए कि ऊष्म जो है वो 4 अक्षर होते हैं। तो ऊष्म जो 4 अक्षर है वो कौन कौन से हैं, एक तो तीनों श है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती स, ठीक है ना, और ह। इसको संस्कृत में या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं शल। शल का मतलब है तीनों श और ह, इनका उच्चारण स्थान जो है इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अंतस्थ, अब अंतस्थ को हम लोग क्या करेंगे, ये अंतस्थ है, इसमें भी 4 अक्षर आते हैं। कौन कौन से 4 अक्षर आते हैं, एक तो होता है य,
र, ल और व, ये 4 अक्षर आपके क्या हैं, ये अंतस्थ हैं। इनका उच्चारण स्थान भी अभी हम लोग आपको बताएंगे। इसके बाद आता है व्यंजन। अब व्यंजन अक्षर कौन से होते हैं, 5 वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांचों अक्षर जो है, ये जो वर्ग हैं, तो एक वर्ग में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 में कितने हो गए, 25। इन 25 अक्षरों का जो है वो क्या होगा, व्यंजन, वो व्यंजन होगा। और इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, ठीक है, इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तो खैर मैं वर्ड के ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर उच्चारण स्थान बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट उच्चारण स्थान के लिए आते हैं। कंठ का मतलब ये है अ, आ, क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग। अब ये देखिए अह लिखा हुआ है ना, तो अह का मतलब है यहाँ पर विसर्ग। जैसे मैंने आपको अनुस्वार के लिए अंग बताया था, वैसे ही अह लिखते हैं, अ के आगे 2 डॉट दे देते हैं, तो इसका मतलब विसर्ग हो जाता है, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ये चार्ट के माध्यम से और ऊपर मैंने समझाया भी है, ठीक। दूसरा तालु, ई, ई कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, च छ ज झ य और श का उच्चारण स्थान होता है तालु। हमने फॉर्मूला में बताया था ई चू य श, ध्यान होगा, सिंपल आपको क्या रखना है, ई चू य और श, ठीक है ना। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। अब आगे की ओर चलते हैं। मूर्धा, री टू, री का मतलब है छोटी री, बड़ी री कोई भी हो सकता है। टू का मतलब है टवर्ग, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब आगे चलते हैं दंत की ओर। ऋतु ल मैंने बोला था, तो री तू का मतलब है तथा तथा, न, ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। उसके बाद ओष्ठ देखते हैं। ऊ पूप बोला था, तो ऊ, प, ऊ का मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों में से कोई सा भी आ जाएगा। पू का मतलब है प फ ब भ, मा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, सबसे सिंपल। इसके बाद हम देखते हैं नासिका। नासिका के मैंने वो क्या बोला था आपको, कि एक तो बोला था अनुस्वार और हर एक वर्ण का 5 अक्षर, तो यहाँ पर आ जाएगा अंग, य, ण, न, म, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। कंठतालु का मैंने क्या बोला था, 2 अक्षर, ए दई तोह, ए ऐ, ठीक है। कंठोष्ठ का क्या बोला था, ओ दौ तोह, ओ औ, है ना। इसके बाद दंतोष्ठ क्या बोला था, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ए दई तोह कंठतालु, ओ दौ तोह कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। ये बच्चों ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, कि ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर बनता है तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और लास्ट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कोई भी पूछ देगा, ये स का उच्चारण स्थान बताइए, या पूछ देगा ह का उच्चारण स्थान बताइए, या पूछ देगा ल का उच्चारण स्थान बताओ, या पूछ देगा व का उच्चारण स्थान बताओ। तो ये जो मैंने बताया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको बेसिकली ध्यान रखना है। एक अंतस्थ और एक ऊष्म, ऊष्म जो 4 अक्षर हैं, और ए ऐ ओ औ और व, ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड खास करके ध्यान रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। तो हमने आपको चार्ट के माध्यम से भी उच्चारण स्थान समझाया, और ऊपर हमने फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। और ठीक इस वीडियो के बाद मैं प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ, जो अपलोड कर दे रहा हूँ। उस प्रैक्टिस सेट को देखकर पहले ये वीडियो देखिए, समझिए, और समझने के बाद प्रैक्टिस सेट में अक्षरों के माध्यम से जो है सो आप प्रैक्टिस सेट से अपने को प्रैक्टिस में लाइए, जिससे आपका एक भी अक्षर छूटने ना पाए, और परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के और आगे आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।